हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था फुटकर व्यापारी। तो हम इसकी इस चैप्टर की पहली वीडियो में डाल चुकी हूँ, पार्ट 1, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि फुटकर व्यापारी क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके 2 प्रकार होते हैं, भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी और स्थायी दुकानें। तो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्थायी दुकानें क्या होती हैं। देखो, भ्रमणकारी नाम से पता चल रहा है, यानी जो घूम घूम कर अपना माल बेचते हैं, और स्थायी दुकानें मतलब जो एक जगह टिक के अपना माल बेचते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं स्थायी दुकानें, यानी जो उनकी दुकानें हैं वो चेंज नहीं होती है, वो एक जगह एक किराए पे दुकान ले लेते हैं या फिर अपनी खुद की दुकान बनाकर अपना माल बेचते हैं और वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो देखो, स्थायी दुकानें 2 तरह से होती हैं। एक होता है लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी और दूसरा होता है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी। तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी मतलब छोटे स्तर पे जो होती हैं, यानी जो छोटे स्तर पे यानी छोटी दुकानें होती हैं, उन्हें कहते हैं लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी, ठीक है। तो देखो, हम पहले पढ़ेंगे लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी। तो लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी, देखो पहला है सामान्य स्टोर यानी जनरल स्टोर। देखो, आपने सुना भी होगा कभी कि हम चलो जनरल स्टोर पर चलते हैं आटा लेने, या फिर जाओ जनरल स्टोर से आटा ले आओ, चावल ले आओ, ऐसा कुछ। तो उससे क्या कहते हैं, जनरल स्टोर। सामान्य स्टोर पर दैनिक उपयोग में आने वाली अच्छी किस्म की वस्तुएं बेची जाती हैं। ये भीड़ भाड़ वाले स्थान पर होते हैं। सामान जैसे साबुन, ब्रेड, दाल, चीनी, यानी सामान्य स्टोर यानी जनरल स्टोर क्या होता है, जहाँ राशन वगैरह मिल जाता है, या फिर हम जो रोज़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश, ब्रश, साबुन, ब्रेड वगैरह, दाल, चीनी, नमक, आटा, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें सारी चीज़ें उस दुकान पर मिल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, जनरल स्टोर। और वो छोटी सी दुकानें होती है, यानी बहुत बड़ा नहीं होता एक तरह से, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, जनरल स्टोर यानी सामान्य स्टोर। और दूसरा है एकल उत्पाद दुकानें। एकल उत्पाद दुकानें, देखो हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगल प्रोडक्ट शॉप। यानी एकल यानी सिंगल यानी सिर्फ एक, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट, और दुकान मतलब शॉप। तो नाम से पता चल रहा है सिंगल प्रोडक्ट शॉप, यानी जो शॉप है यानी जो दुकान है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, यानी एक ही तरह की चीज़ मिलती है। जैसे अगर वो जूते बेचता है तो सिर्फ जूते ही बेचे, कपड़े बेचता है तो सिर्फ एक ही तरह के कपड़े बेचेगा। यानी उसके पास कपड़े जैसे लेडीज़ के अलग, लड़कियों के, लड़कों के, बूढ़ों के, बच्चों के सारे कपड़े नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें बेचेगा। यानी अगर वो लड़कियों के कपड़े बेचता है तो सिर्फ लड़कियों के कपड़े बेचेगा। लेकिन हाँ, उसमें वैरायटीज़ हो सकती है, यानी किस्में हो सकती हैं, जैसे अलग अलग तरह की, अलग अलग कपड़ा हो सकता है, अलग अलग डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है। या फिर सिला हुआ हो सकता है कपड़ा, या फिर कटा हुआ हो सकता है, यानी थान में हो सकता है, लेकिन होगा सिर्फ एक ही। जैसे अगर वो बच्चों के कपड़े बेचता है तो सिर्फ बच्चों के ही कपड़े मिलेंगे, लेकिन इसमें वैरायटीज़ मिल सकती हैं आपको। जैसे छोटे बच्चे हैं, कलर, उसमें डिज़ाइन, या फिर वैरायटीज़, आप समझते हो ना क्या होता है। तो मतलब हमें वैरायटीज़ मिल सकती है। दो क्या होता है एकल उत्पाद दुकानें, ये व्यापारी एक ही वस्तु का विक्रय करता है, विक्रय मतलब बेचना, किंतु ये उस वस्तु की अनेक किस्में रखता है, ठीक है। कि एक ही तरह की वस्तु बेचता है, लेकिन उसमें वैरायटीज़ यानी बहुत तरह की किस्में होती हैं, जिसे हम वैरायटीज़ बोलते हैं। जैसे मान लो बच्चों के कपड़े बताया मैंने अभी आपको, जैसे बच्चों के कपड़े बेचता है तो बच्चों के कपड़े में वैरायटीज़ रखेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों की वजह से फ्रॉक है, फ्रॉक में बहुत तरह की परियां वाली होगी, पार्टी से पहनने के लिए, शादियों में पहनने के लिए, अगर बाहर जा रहे हो, घर पे रह रहे हो, गर्मियों के, सर्दियों के, तो ये वैराइटीज़ एक तरह से। और पुस्तकें बेचेगा, जैसे मान लो वो धार्मिक पुस्तकें बेच रहा है, धार्मिक पुस्तकों में सिर्फ धार्मिक पुस्तकें ही बेचेगा वो। अब वो आपकी स्कूल की पुस्तकें या आपको कॉलेज की पुस्तकें या फिर आप जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो वो नहीं मिलेंगी। अगर वो स्कूल की पुस्तकें बेचता है तो सिर्फ स्कूल की ही बेचेगा, बाकी वो धार्मिक पुस्तकें, नॉवेल्स वगैरह नहीं बेचेगा। तो उसे बोलते हैं सिंगल प्रोडक्ट शॉप, ठीक है। सिर्फ वैराइटीज़ हो सकती है उसमें, यानी किस्में हो सकती हैं अलग अलग तरह की, लेकिन वो प्रकार नहीं होंगे अलग अलग। जैसे पुस्तकों में, जैसे स्कूल की अलग हो गई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, या फिर कॉलेज की पुस्तकें, नॉवेल्स, या फिर स्टोरीज़ वगैरह, ये सब नहीं होंगी। अगर वो धार्मिक बेचेगा तो सिर्फ धार्मिक की पुस्तकें बेचेगा, उसमें वैराइटीज़ दे सकता है, किस्में दे सकता है। और अगर स्कूल के तो सिर्फ स्कूल की, उसे बोलते हैं सिंगल प्रोडक्ट शॉप, ठीक है। अगला है एकल रेखीय स्टोर। देखो, एकल तो समझ आ गया आपको, सिंगल। रेखीय स्टोर मतलब सिंगल लाइन स्टोर। लाइन मतलब एक ही लाइन में बेचता है पूरा, यानी जैसे मैंने आपको कपड़ों के बारे में बताया, हमने सिंगल प्रोडक्ट शॉप में पढ़ा कि बच्चों के कपड़े तो सिर्फ बच्चों के ही कपड़े मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि सिंगल लाइन स्टोर, यानी वो कोई एक चीज़ बेच रहा है, होगी तो कोई एक ही चीज़, लेकिन उसका पूरा स्टोर होगा, एक पूरी लाइन होगी,
जैसे हम कपड़ों के बारे में लेते हैं, जैसे मान लो हम कपड़े बेचता है कोई, तो वो कपड़े ही बेचेगा, एक कपड़ों में उसकी पूरी लाइन होगी है। जैसे मान लो उसकी दुकान पर लड़कियों के कपड़े मिल जाएंगे, औरतों के मिलेंगे, आदमियों के मिलेंगे, लड़कों के मिलेंगे, बूढ़ों के मिलेंगे, छोटे बच्चों के मिलेंगे। तो एक तरह से पूरी लाइन हो गई ना कि बच्चों के भी मिल रहे हैं, लड़कियों के भी, औरतों के भी, जेंट्स के भी, बच्चों के भी, बूढ़ों के भी, मतलब पूरी एक लाइन सी हो गई। ठीक है, इससे पहले की में सिर्फ एक ही था कि सिर्फ बच्चों के तो बच्चों के, लड़कियों के तो सिर्फ लड़कियों के, लेकिन इसमें क्या है, हर तरह के। तो ऐसे मान लो किताबें हैं, तो किताबों में से लाइन पूरी बना सकते हैं हम। इसकी पुस्तकें बेचता है, धार्मिक पुस्तकें बेचता है, नॉवेल्स बेचता है, स्टोरीज़ बेचता है, छोटे बच्चों की बेचता है, राइटिंग वाली बुक्स बेचता है, मोटिवेशनल बुक्स बेचता है, स्कूल की बुक्स बेचता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो एक तरह से एक लाइन है, एक रेखीय स्टोर है, एक लाइन स्टोर है, तो उसे बोलते हैं सिंगल लाइन स्टोर। ठीक है, देखो जैसे पढ़ते हैं क्या होता है। ये व्यापारी एक उत्पाद लाइन में व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो यदि बच्चों के कपड़ों की दुकान के स्थान पर रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोली जाए, ऐसी दुकान पर बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आदि सभी के कपड़े मिलेंगे। सिर्फ कपड़ों की नहीं, और भी चीज़ें आप ले सकते हो। जैसे जूते हैं, तो जूते भी आपको हर साइज़ के तो मिलेंगे ही, वो तो एक तरह से वैराइटीज़ हो गई। लेकिन जूते लड़कियों के मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ मिल जाएंगे आपको, लड़कों के लिए मिल जाएंगे, जैसे बूढ़े पहनते उन्हें मिल जाएंगे, जेंट्स पहनते उन्हें। तो एक तरह से पूरी लाइन, एक चेन बनती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला है लकड़ी के खोखे, वुडन स्टॉल्स। स्टॉल्स तो आपको समझ आ गया होगा, लकड़ी के खोखे हैं, लकड़ी से बना होता है। तो अब तो ये बहुत कम ही मिलता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा खोखे, एक तरह से एक छोटी सी दुकान सी होती है, लकड़ी से बनी खोखा होता है, जिसमें हम वो लोग छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, सस्ती, बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं, जैसे गुटखा, पान, तम्बाकू, खाने की चीज़ें बेच देते हैं, चाय वगैरह बेच देते हैं, उसे कहते हैं लकड़ी के खोखे। ठीक है, ये दुकानें प्राय लकड़ी के खोखे में चलाई जाती है। इनका सामान प्राय कम कीमत का होता है। ठीक है, जैसे पान, सिगरेट, मक्खन, अंडे आदि, ये सब जैसे आपने देखा ही होगा, पान वगैरह मिल जाता है, चाय वगैरह बेचते हैं आजकल। छोटी छोटी दुकानें होती हैं लकड़ी से बनी हुई, उसे बोलते हैं वुडन स्टॉल्स, यानी लकड़ी के खोखे। अब देखो अगला है और लास्ट, घटिया माल की दुकानें। देखो नाम से ही पता चल रहा है, घटिया माल की दुकानें, यानी उसके दुकान पे क्या होगा, सेकेंड हैंड चीज़ें होती है एक तरह से। अब सेकंड हैंड चीज़ों का आप एक तरह से यही बोलोगे ना कि इस्तेमाल की हुई है वो, तो एक तरह से जो उसका मेन मतलब मोटिवेट होता है कि जब मोटिव होता है एक तरह से मेन, कि उसका हम इस तरह से उपयोग कर चुके हैं, तो वो आदत उपयोग किया जा चुका है, तो एक तरह से हम घटिया ही बोलेंगे ना कि जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, इस्तेमाल की हुई। और ये कौन लोग खरीदते हैं, ये लोग इस दुकान से वही लोग माल खरीदते हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए ना, तो वो लोग यहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इन दुकानों पर द्वितीय दर्जे की वस्तुएं बेची जाती हैं। इनके माल का दाम बहुत कम होता है। अब वो घटिया माल की चीज़ें हैं तो कौन खरीदेगा, अब सस्ती कीमत रखते हैं इसलिए लोग खरीद लेते हैं। तो देखो हमने पढ़ा अभी लघु स्तरीय फुटकर व्यापार या छोटी स्तर की जो दुकानें होती है वो कौन कौन सी होती है। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार, जो बड़े स्तर पर अपनी दुकानें खोलते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहला है विभागीय भंडार, यानी डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर देखो क्या होता है, यह एक ही छत के नीचे एक बड़ा भंडार है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है। मतलब एक ही मतलब पूरा बड़ी सी बिल्डिंग हो सकती है, पूरा भवन हो सकता है, और उसके नीचे बहुत सारी यानी तरह तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर यानी विभागीय भंडार। ठीक है, देखो विशेषताएं पढ़ते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक ही छत के नीचे अनेक दुकानें होती हैं, यानी एक छत मान सकते हो आप, एक पूरा घर सा होता है, फिर पूरा भवन होता है बहुत बड़ा, और उसके नीचे बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारी, और वो अलग अलग तरह की चीज़ें बेचती हैं। और देखो इसमें ना ये भी होता है कि ये अच्छी किस्म की चीज़ें रखते हैं, और दूसरा ये है कि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी बेचते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो ये जो गरीब लोग होते हैं, ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, बहुत कम ही खरीद पाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोगों की ही पहुँच होती है, ज़्यादातर अमीर लोग ही इन चीज़ों को खरीद पाते हैं। ठीक है, इनमें सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की सभी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, हर तरह की, मतलब खाने की चीज़ें, कपड़े वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये प्राय बड़े नगरों में स्थित होते हैं। इनमें कुशल विक्रेता कार्य करते हैं। कुशल विक्रेता मतलब जो माल को बेचने में अच्छे से, जैसे बोलते हैं मार्केटिंग करने में एक अच्छी कुशल होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो वैसे अच्छे कुशल विक्रेता होते हैं। इनमें अच्छी किस्म की वस्तुएं होती हैं, यानी जो वस्तु बेची जाती है वो अच्छी किस्म की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। ठीक है, अब देखो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, यानी ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो विभागीय भंडार है, सबसे पहले कहाँ और कब आया था।
इसकी उत्पत्ति 1852 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। यानी फ्रांस में 1852 ईस्वी में सबसे पहले विभागीय स्टोर बनाया गया था, यानी विभागीय भंडार यानी डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया गया था। फ्रांस में सबसे पहले बोन मार्क तथा लूर्वे 2 विभागीय भंडारों की स्थापना हुई थी। यानी जब ये स्टोर यानी डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू हुआ था सबसे पहले फ्रांस में 1852 में, तो वहाँ 2 स्टोर स्टार्ट किए गए सबसे पहले, जिसे क्या नाम दिया गया था। पहला था बोन मार्के और दूसरा था लूर्वे। ठीक है, अगर आपके 1 मार्क में आ जाए, 1 नंबर में आ जाए तो आप याद रखना। देखो इसका जो विभागीय स्टोर है यानी डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसकी स्थापना यानी जब हम इसको बनाते हैं, जो लोग मतलब जो विभागीय भंडार शुरू करते हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना चाहते हैं व्यापारी, वो क्या किन किन बातों को ध्यान रखते हैं एक तरह से, या फिर जब वो बनाते हैं तो क्या क्या बातें सोचकर उनको बनाते हैं, या फिर क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए एक तरह से। तो पहला है, यह ऐसे नगर या शहर में होना चाहिए जहाँ लोग आधुनिकता से प्रेरित हो और अमीर हो। तो अमीर हो तो समझ आ गया होगा आपको, अमीर हो मतलब पैसे वाले हो, क्योंकि यहाँ पर हर सारा माल बहुत महंगा होता है, क्योंकि अच्छी किस्म का होता है तो बहुत महंगा देते हैं, तो ज़्यादातर अमीर लोग ही खरीद पाते हैं। आधुनिकता से प्रेरित हो का मतलब है कि जो न्यू टेक्निक्स आई हुई हैं, अब हर तरह से जो नया माल आता है कि आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ये कर सकते हो, मतलब नई टेक्निक्स, आधुनिकता, ये पुराने ज़माने की चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पर। इस स्टोर में नई चीज़ें मिलती हैं, जो न्यू टेक्निक्स होती हैं। तो जिन्हें न्यू टेक्निक्स इस्तेमाल करनी आती होंगी, जिन्हें पता होगा कि हाँ आजकल क्या फ़ैशन में चल रहा है क्या नहीं, वहाँ पे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है, एक विशाल भवन होना चाहिए, यानी नाम से पता चल रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर विभागीय भंडार, एक बहुत बड़ा विशाल भवन होना चाहिए, यानी घर होना चाहिए जिसके नीचे बहुत सारी दुकानें आ सकें। सारे विभागों की सजावट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो बताया था ना कि इसके नीचे बहुत सारी दुकानें होती हैं, एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कपड़ों का अलग, जूतों का अलग, खाने का अलग, हर चीज़ का अलग अलग होता है, और सबके अलग अलग मैनेजर भी होते हैं। तो सबकी सजावट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोग अच्छे से आकर्षक हों, यानी अट्रैक्टिव हो और आपका माल खरीद सकें। योग्य कर्मचारी होने चाहिए। योग्य कर्मचारी क्यों? ताकि वो ग्राहकों को अच्छे से समझा सके, कन्वेंस कर सके कि वो उनका माल खरीदे। अब देखो इसके लाभ क्या है, कि मतलब इसको बनाने से क्या फ़ायदा होता है उन लोगों को, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू करते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होता है। पहला है, कुशल व प्रशिक्षित प्रबंधकों से लाभ होता है। कुशल प्रशिक्षित मतलब, प्रबंधक मतलब होता है मैनेजर, कुशल और प्रशिक्षित मतलब जिनके पास अच्छा नॉलेज होती है, अच्छी ज्ञान होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं। तो उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है कि मतलब वो मार्केटिंग वगैरह के बारे में अच्छे से जानते होंगे, ग्राहकों को कैसे कन्विंस करना है, कैसे मनाना है, माल खरीदने के लिए अच्छे से जानते होंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को कन्विंस कर पाएंगे, मना पाएंगे, और अपनी दुकान से माल खरीदने के लिए उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो ये फुटकर व्यापारी के लिए फ़ायदा है ना। विज्ञापन करने में प्रति विभाग व्यय कम आता है, क्योंकि देखो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका नाम मान लो कुछ भी है, एक ए नाम है उसका, तो वो जब विज्ञापन करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो विभागीय ए नाम से एडवर्टाइज़ करेंगे, ना कि उस विभाग के नीचे उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जितनी भी दुकानें हैं उनका अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नहीं देते कि हमारे यहाँ ये दुकान है, ये इसका नाम ये है, ऐसे नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो पूरे स्टोर का सिर्फ नाम से एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये बिकता है, आप लोग आ सकते हो, खरीद सकते हो। तो यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि विज्ञापन करने में प्रति विभाग यानी हर विभाग, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, कम खर्चा आता है, क्योंकि एक ही बार करना पड़ता है, एक ही नाम से सिर्फ। जैसे मान लो 10 डिपार्टमेंटल स्टोर, एक छत के नीचे 10 विभाग हैं, 10 दुकानें हैं, 10 का अलग अलग एडवर्टाइज़ करोगे, ज़्यादा मान लो 10,000 आया, लेकिन आप एक बार में पूरे का एक ही बार में कर रहे हो, मान लो सिर्फ 1,000 आएगा, तो फ़ायदा हुआ ना, 9,000 बच गए आप एक तरह से। वैसे ज़्यादा आता है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये ग्राहकों को उनके घर पर माल की सुपुर्दी भी निःशुल्क करते हैं। मतलब सुपुर्दी मतलब ऑर्डर देना, जैसे मान लो हम कुछ मंगा रहे हैं तो फ्री में हमारे घर तक माल पहुंचा देते हैं। निःशुल्क मतलब फ्री में। इसमें दर किस्म की वस्तुएं होती हैं, सॉरी इसमें हर किस्म की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, हर किस्म की, हर तरह की वस्तु मिलती है आपको, सर्दी गर्मी कपड़े मिल जाते हैं, साड़ी, जेंट्स के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, बच्चों के, खाने की चीज़ें, हर तरह से मिल जाता है। ये ज़्यादा लाभ कमाते हैं। ठीक है, ज़्यादा लाभ कमाते हैं, इतनी सारी दुकानें तो ज़्यादा लाभ होगा ही। अब इसकी हानियाँ क्या होती हैं, दोष, कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसी चीज़ के अगर लाभ है तो नुकसान भी होते ही होते हैं। इन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें विशाल भवन, फर्नीचर आदि खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब जो भी इन्हें स्टार्ट करेगा उसे क्यों ज़्यादा पैसों की, ज़्यादा पूंजी यानी कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा विशाल भवन खरीदना है पहले उसको, फिर कर्मचारी ढूंढने हैं, फिर मैनेजर की सैलरी, फिर उन कर्मचारियों की सैलरी, फिर पूरा अच्छे से सेट करना है, फिर उसकी सजावट में पैसा खर्चा आता है, फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह।
तो मतलब इन सब में, और जो ग्राहक आ रहे हैं बैठने के लिए भी कुछ चाहिए, फर्नीचर वगैरह, पानी वगैरह देना और पंखा वगैरह ये सब, तो उसमें बहुत खर्चा आता है। ये साधारण ग्राहकों के लिए नहीं होते, ठीक है, बताया था ना कि अमीर ग्राहकों के लिए ज़्यादा होता है, तो साधारण ग्राहक इससे दूर रहते हैं। साधारण ग्राहक जो होते हैं, जो हम लोग आम लोग होते हैं, वो नहीं खरीद पाते, तो एक तरह से दोष है इसका। यहाँ बहुत महंगी वस्तुएं होती हैं, बहुत महंगी होती है, सस्ती जो वस्तुएं हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, बहुत महंगी होती हैं कि मतलब जो साधारण लोग होते हैं उनसे, उनकी पहुँच से बहुत दूर। यहाँ सामाजिक भेदभाव भी होता है, क्योंकि ये भंडार धनी लोगों के लिए होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोग आते हैं, तो एक तरह से भेदभाव हो गया ना, कि गरीब लोग नहीं आ सकते, सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं। स्वामी का व्यक्तिगत संपर्क न होने के कारण एक अच्छा संबंध नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मालिक होता है, सबकी दुकानों का अलग अलग मालिक होता है, और वो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, वो अपनी तरफ से मैनेजर और कर्मचारी लगे होते हैं, तो वो लोग ग्राहकों से कैसे बात कर रहे हैं क्या, इतना ध्यान नहीं दे पाता है, तो एक अच्छा संबंध नहीं बन पाता है। इस जैसे मान लो कोई दुकान आपने खोल रखी छोटी सी, और आप ग्राहकों से सीधा फेस टू फेस मिल रहे हो, तो एक अच्छा रिश्ता बन जाता है, एक अच्छा विश्वास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो इस वजह से एक अच्छा संबंध नहीं बन पाता है, ठीक है। दूसरा है सुपर बाजार या फिर सुपर मार्केट, तो आपने ये तो सुना ही होगा, है ना, ऐड वगैरह आते रहते हैं बहुत। तो सुपर बाजार एक बड़ी फुटकर व्यापार करने वाली इकाई है, जो मुख्यतः खाद्य व किराना वस्तुओं का काम लाभ पर विक्रय करती है, ठीक है। जैसे सुपर मतलब बहुत बड़ा, देखो नाम ही सुपर, बड़ा, और बाज़ार मतलब मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, बड़ी मात्रा में खाने की चीज़ें मिलती हैं, किराने की चीज़ें, यानी जो चीनी, चाय पत्ती, दाल वगैरह मिल जाता है, और ये आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है ना। देखो विशेषता है, इसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुएं बेची जाती है। दैनिक प्रयोग की मतलब रोज़मर्रा की, जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी वस्तुएं हमें मिलती हैं। ये ज़्यादातर बड़े बड़े नगरों में होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मतलब जो बड़े बड़े शहर हों, जहाँ पे ज़्यादातर लोग मिलते हैं वहाँ। इसमें वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता होती है, कि मतलब हम वस्तुएं चुन सकते हैं खुद, मॉल मतलब सुपरमार्केट में जाके हम खुद अपनी वस्तुएं चुन सकते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। कम मूल्य होता है, यानी कीमत कम होती है, प्राइस कम होता है। विक्रय नगद होता है, यानी उधार नहीं होता, कैश में होता है, मतलब आप नगद देना होता है पैसा हमें, उधार हम नहीं कर सकते। वस्तुएं खुले खानों में सजाई जाती हैं, जैसे मॉल में आपने देखा होगा ना, वैसे ही सुपरमार्केट में होता है, सुपर बाज़ार में होता है कि मतलब अलमारी के टाइप पे रखे होते हैं बहुत सारे, उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे बॉक्स से बने होते हैं, जिस पे ये माल सजा के रखते हैं। पैकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अच्छे से पैक वगैरह करते हैं लोग, ठीक है, ताकि वस्तुएं ख़राब ना हो और लोग खरीद सकें। उद्गम यानी कब ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कहाँ आया था और कब आया था। सुपर बाज़ार सबसे पहले 1930 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद दूसरे सुपर बाज़ार भी न्यूयॉर्क में ही बिग बियर के नाम से खुला था। जापान में 1953 में और इंग्लैंड में 1956 में इनकी स्थापना हुई थी। इन्हें निर्धन व्यक्तियों के स्टोर भी कहा जाता है, ठीक है, एक नाम है ये, निर्धन व्यक्तियों का स्टोर, एक नंबर में आ सकता है ये। इन्हें निर्धन व्यक्तियों का स्टोर भी कहा जाता है। अब देखो इसके गुण, यानी क्या लाभ है, क्या फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, मेरिट्स क्या है इसके। तो पहला है, एक ही स्थान पर अधिक वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण अधिक विक्रय होता है, कि मतलब एक ही जगह पर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और हर तरह तरह की वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है, ज़्यादा बिकाई होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाभ होता है। चुनाव की अत्यधिक सुविधा होती है, कि मतलब हम कुछ भी चुन सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता कि आप, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई सामान चाहिए तो वो लोग चुनने से मना कर दे कि नहीं आप चूज़ नहीं कर सकते, हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें ये नहीं ये चाहिए, या फिर ये ख़राब है, या फिर ये ऐसा वगैरह वगैरह हम बोल सकते हैं। वस्तुओं के मूल्य पर डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है, डिस्काउंट मिलता है हमें। नगद विक्रय से रकम डूबने का भय नहीं रहता, यानी जो व्यापारी हैं उनको, वो लोग नगद व्यापार करते हैं, यानी हम अगर माल खरीदने जाएंगे तो हमें नगद पैसा देना पड़ता है, उधार नहीं कर सकते, तो इससे क्या होता है, उन लोगों को ये फ़ायदा है कि उनका पैसा डूबने का डर नहीं रहता। अब है दोष की क्या क्या हानियाँ हैं। अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, देखो सुपर बाजार नाम से ही है, तो ज़्यादा पैसा चाहिए तो शुरू करने के लिए, ठीक है। वस्तुओं के चयन में सलाह का अभाव रहता है, कि मतलब वस्तु जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पे जैसे हम किसी दुकान पे जाएं तो हम एक बार पूछते हैं ना कि भाई साहब ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या फिर क्या इससे ये नुकसान हो सकता है वगैरह वगैरह हम पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ काउंटर होते हैं, सिर्फ पैसा वगैरह बताने के लिए, वो लोग ये नहीं बता पाते हैं, बताते हैं कि आपको ये इस्तेमाल करेगा तो अच्छा रहेगा, या फिर इसका ये नुकसान है, तो उन्हें सिर्फ माल बेचना होता है, ठीक है, तो सलाह का अभाव रहता है। चोरी की संभावना बनी रहती है, क्योंकि चोरी भी कर लेते हैं आजकल, वैसे तो कैमरे लगे होते हैं पर फिर भी चोरी हो ही जाती है। अब तीसरा है मॉल्स, तो मॉल्स तो आपने पक्का देखा ही होगा कि क्या होता है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आई जाएगा अच्छे से।
मॉल्स का अभिप्राय एक ऐसी जगह से है जहाँ एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, एक या अनेक भवनों में अनेक स्टोर, दुकानें, काउंटर होते हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ताकि ग्राहक एक स्टोर से दूसरे स्टोर आसानी से जा सके। तो आप बताइए, बहुत सारी दुकानें होती हैं बहुत तरह की, और जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वो तो वहाँ तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे स्टोर होते हैं, काउंटर होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं। या फिर ये कहो कि आपको हर तरह की खाने की चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं आपको, आप वहाँ बैठ सकते हो। मूवीज़, आजकल थिएटर भी होते हैं मॉल्स में, कपड़े वगैरह मिल जाएंगे आपको, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं मॉल्स में। ठीक है, अब वो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, फीचर्स वगैरह क्या होते हैं इसके। पहला है, एक ही भवन में अनेक दुकानें होती हैं। ठीक है, कि बहुत सारी दुकानें आती हैं, देखा ही होगा। सारी दुकानें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसमें ग्राहकों के लिए अनेकों सुविधाएं होती हैं। अनेकों सुविधाएं क्यों होती हैं, बताया था ना अभी, खाने की चीज़ें होती हैं, गेम्स वगैरह भी आप खेल सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो हर तरह की, जैसे मनोरंजन, गेम्स, खाना आदि। यहाँ हर आयु के लोगों, स्त्री पुरुष आदि के सबके लिए सामान मिलता है। ठीक, हर तरह के लोगों का सामान मिल जाता है। मॉल की सभी दुकानें किसी एक व्यक्ति की ना होकर अलग अलग व्यक्तियों की होती है। कि मॉल के अंदर जितनी भी दुकानें होती हैं ना, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बहुत सारे मालिक होते हैं उसके। ठीक है, अब देखो इसके लाभ क्या क्या हैं, फ़ायदा क्या क्या है। मॉल शुरू करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, वस्तुओं को आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कि मतलब एक ग्राहक के लिए, जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जिसको माल खरीदने आ रहा है, उसके लिए फ़ायदा है कि वो आसानी से वस्तुएं चुन सकता है मॉल से, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, वहाँ मतलब ये नहीं है कि सीमित नहीं होती, वो लिमिट नहीं होती कि आप सिर्फ 10 ही चीज़ें आप 10 में से खरीद सकते हो, बहुत सारी होती है, कुछ भी चुन सकते हो। ग्राहक एक ही छत के नीचे आसानी से अपनी लगभग सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। मॉल्स देखा ही होगा आपने, हमें हर तरह की चीज़ें होती हैं। हमें मतलब मॉल्स अगर जा रहे हैं तो हमें किसी दूसरी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉल्स के नीचे इतनी सारी दुकानें होती हैं कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। इसमें नगद विक्रय होता है। ठीक है, नगद होता है, उधार नहीं होता मॉल्स में, तो इससे रुपया डूबने का डर नहीं रहता है। ठीक है, अब इसकी हानि क्या है, यानी लॉस भी क्या है इसका, देखो इसका लॉस क्या है, इसमें व्यय यानी खर्चा अधिक होता है। शुरू करने में खर्चा बहुत आता है जो इसको शुरू करता है। यहाँ की वस्तुएं व सेवाएं अधिक महंगी होती हैं। मॉल पर व्यवसाय करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ये ज़्यादा जगह घेरता है, इसलिए अधिकतर इसकी स्थापना लोगों से दूर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। और आप नगरों में या फिर हम जहाँ रहते हैं आजकल, इतनी जगह नहीं होती है कि कोई मॉल खोल सके, तो बहुत दूर दूर मॉल होते हैं, लोगों से बहुत दूर होते हैं, तो हमें दूर थोड़ा जाना पड़ता है मॉल्स के लिए, मतलब मॉल से सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके आगे के 3 पॉइंट्स और हैं दिगृह स्तरीय फुटकर व्यापारी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।